इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इक्विलिब्रियम पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं किए थे, सो दैट्स द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम। सो मुझे जरा याद दिलाओगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अगर मैं कह रहा हूं एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मींस, यस, इक्विलिब्रियम, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। यस, द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहोगे दैट योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और कुछ हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टडी करी थी, जो कॉमन फोर्सेस हम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, कुछ कॉमन फोर्सेस वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। नॉर्मली एक्शन पढ़ा था, टेंशन पढ़ा था, वेट पढ़ा था, ये सब कुछ बेसिक फोर्सेस हम डिस्कस कर चुके। सो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पर। कैलकुलेट टेंशन in each string if system is in equilibrium. If system is in equilibrium, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपका काम है हर स्ट्रिंग के अंदर आपको टेंशन कैलकुलेट करना। हर एक स्ट्रिंग में टेंशन जाएगी इफ योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना। सो जिन लोगों ने सो ए बी सी तीन स्ट्रिंग है, हर स्ट्रिंग में आपको टेंशन कैलकुलेट करना है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम। सो पहले इस मास से स्टार्ट करते हैं। एफबीडी भी मैंने बना दिया था। अगर एक सिस्टम एफबीडी में है, एफबीडी भी डिस्कस किया था। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करो तो सिस्टम से उस बॉडी को अलग कर दो और उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी फोर्सेस अप्लाई करना शुरू कर दो विद प्रॉपर डायरेक्शन। सो अब देखिए, जैसे आपको एक वेट दिया है 300 न्यूटन का, इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, सी को फर्दर दो स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ, एक स्ट्रिंग ए और एक स्ट्रिंग बी, और मैं कह रहा हूँ आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो देखो इस 300 न्यूटन वाले पर जरा बता सकते हो मुझे समक्ष, ये जो 300 न्यूटन का वेट है इस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी? ये पोर्शन तुमने कर लिया था। कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी 300 न्यूटन पर? राइट, इस 300 न्यूटन पर एक तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड व्हिच इज 300 न्यूटन। और बताओ समक्ष, कोई और फोर्स जो यहाँ एक्ट कर रही हो इस बॉडी पर? डोंट नो। अंश, इस 300 न्यूटन पर कोई और फोर्स है जो एक्ट करे? यहाँ जो फोर्स एक्ट करेगी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करेगी, तो यहाँ एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी, दैट इज टेंशन। 300 न्यूटन वाली बॉडी पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो हम एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ 300। तो मुझे एफबीडी चाहिए, एफबीडी ऑफ 300 न्यूटन मास। तो जो बॉडी 300 न्यूटन की है इसका एफबीडी आप बनाओगे। तो जब इसका एफबीडी आप बनाएंगे तो एफबीडी बनाने के लिए पहला रूल था, इसको अलग कर दीजिए। हाँ सुधांशु, एफबीडी इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम लास्ट लेक्चर नहीं सुना सुधांशु? एफबीडी इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप इस बॉडी को इस सिस्टम से अलग कर दो। 300 न्यूटन वाले को मैंने अलग कर दिया। जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी फोर्सेस अप्लाई कर दी। अच्छा, सारी फोर्सेस इस पर अप्लाई कर दीजिए। देखो सुधांशु, ज्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है। इसको अलग कर दिया और इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो फोर्सेस अप्लाई कर दी। 300 न्यूटन की एक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स, एक टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड्स, और कोई फोर्स एक्ट।
और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में एक टेंशन का डायरेक्शन बताया था मैंने, डायरेक्शन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है। बॉडी इक्विलिब्रियम में दैट मींस नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो तभी हो सकती है जब जितनी फोर्स ऊपर एक्ट करे उतनी फोर्स नीचे एक्ट करे। तो जितनी फोर्स ऊपर एक्ट करेगी उतनी नीचे एक्ट करेगी। ऊपर भी टी एक्ट कर रहा है, नीचे 300 न्यूटन एक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब जितना ऊपर एक्ट करे उतना नीचे। तो टेंशन शुड बी इक्वल टू। सर एक बार ये वापस कर दो सर, आई गेस दिस। तो देखो समझ, ये जो 300 न्यूटन है, ये जो बॉडी है इसका वेट है 300 न्यूटन। तो इस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो अर्थ इसे डाउनवर्ड्स पुल कर रही है विद इट्स वेट व्हिच इज 300 न्यूटन, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक टेंशन एक्ट कर रही होगी टी, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसके अंदर एक टेंशन एक्ट कर रही होगी, टी टेंशन एक्ट कर रही है ऊपर। अब एक बात बताओ, अगर ये पेन है, मैं एक फोर्स ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, एक फोर्स नीचे अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये पेन इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? जब नेट फोर्स जीरो, जब सब नेट फोर्स जब जीरो होती है, 0 न्यूटन। सही इक्विलिब्रियम मतलब यानी मींस जितनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है उतनी नीचे। इक्विलिब्रियम सिंपली मींस नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो इन दिस, इक्विलिब्रियम दैट मींस नेट फोर्स इज जीरो। जिसमें नेट फोर्स है। हाँ, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। तो ऊपर भी, ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है, नीचे 300 न्यूटन, तो टेंशन इज इक्वल टू 300। ओके सर, देयर इज नो फार्मूला फॉर ना ना ना, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। अब इसी तरह से इस सी पॉइंट पर आता है, पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी पर काउंट करना शुरू करो कितनी फोर्सेस दिख रही हैं। सी पॉइंट पर मुझे फोर्सेस देखनी है, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। युवराज जरा बताओ मुझे पॉइंट सी पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मेत्री 2 नहीं होंगी, एक बार और काउंट करो। 3 सर 3 फोर्सेस काउंट करें। स्ट्रिंग ए है, स्ट्रिंग ए यहाँ पर एक टेंशन अप्लाई करेगी, इस टेंशन को मैं कह देता हूँ T1 कह देता हूँ। ये है स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग चेंज हो गई, टेंशन चेंज हो जाएगी, T2। ये वाली स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो ये स्ट्रिंग भी एक टेंशन अप्लाई कर रही होगी, T3। 3 टेंशन एक्ट कर रही हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स है, 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स है, 3 टेंशन होगी, T1, T2 और T3, 3 टेंशन एक्ट कर रही हैं। अच्छा, अब मुझे डायरेक्शन बताओगे, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा टेंशन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी सर। सी से अवे T1, सी पर टेंशन, सी से अवे T2, अवे फ्रॉम सी T3। अब अगर ये एंगल 37 डिग्री तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। अब मैं एफबीडी बना रहा हूं सी पॉइंट का। तो देखो सी पॉइंट पर एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है विच इज T3। भैया आज जो मैं बेसिक प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ एफबीडी की, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब हम जो शुरू करेंगे वो सब इसी पर बेस्ड है। ये एक लेफ्ट में फोर्स एक्ट कर रही है विच इज T1। सर आपने वहां पे वो डिग्रीज कैसे लगा दी, 37 डिग्री और हाँ डिग्री, ये 37 था ना, 37 डिग्री। ओके सुधांशु, हमेशा स्ट्रिंग में जो टेंशन एक्ट करती है उसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट करेगी टेंशन, दैट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। सर यहाँ पे T1 T2 T3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? नहीं, जरूरी नहीं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे बताओ? ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो इसी प्लेन में, दोनों में से किसी के परपेंडिकुलर नहीं है। सर मतलब जो T2 टेंशन है वो B पे है ना, वो जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसमें नहीं है ना? नहीं, उस पे नहीं। अब्दुल्ला, हम टेंशन पॉइंट पर नहीं कैलकुलेट करते, हम टेंशन स्ट्रिंग में कैलकुलेट करते। तो 3 स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 तीसरी, 3 स्ट्रिंग्स में 3 टेंशन एक्ट कर रही है।
डायरेक्शन ऑफ टेंशन पॉइंट से अवे होता है। जब हम सी पॉइंट पर टेंशन ले रहे हैं स्ट्रिंग 1 में, तो ये सी से अवे होगा, ये भी सी से अवे होगा, ये भी सी से अवे होगा। तीनों ही जो टेंशन है वो सी पॉइंट पर आकर T1 T2 T3। और ये आपको जो एंगल दिया है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। हाँ, यहां तक सबका क्लियर है? अब्दुल अदनान, मानस, तिशा? यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, आप T2 के कंपोनेंट्स ले सकते हो, T2 को रिजॉल्व कर सकते हो कंपोनेंट्स में। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट जाएगा T2 cos 37, सिखाया था रेजोल्यूशन में। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन हो वहां cos थीटा होता है। जब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर T2 sin 37, जिस डायरेक्शन के साथ भी एंगल गिवन है वहां कंपोनेंट में cos आएगा। परपेंडिकुलर जब आप जाएंगे तो फिर वो साइन हो जाएगा, T2 cos 37 एंड T2 sin 37। ये रेजोल्यूशन क्लियर है? समक्ष, अंश, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और मैं ऐसे लिखता हूं पॉइंट सी इज इन इक्विलिब्रियम। Point C is in equilibrium। जरा बताओगे मुझे x एक्सिस के लॉन्ग कौन सी दो फोर्सेस बैलेंस कर देंगी? इक्विलिब्रियम है तो x के लॉन्ग भी होगा, y के लॉन्ग भी होगा। सुधांशु, अगर x के लॉन्ग इक्विलिब्रियम है तो मुझे बता सकते हो कौन सी दो फोर्सेस बैलेंस कर देंगे? सर T2 और T1। T2 देखो x के लॉन्ग क्या क्या एक्ट कर रहा है, T1 तो है, और कौन सा है? T2 है, T2 cos 37। T2 cos 37। T2 cos 37। सो देखो x एक्सिस के लॉन्ग हम और थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। x एक्सिस के लॉन्ग दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक T1 एक्ट कर रही है, एक T2 cos 37 एक्ट कर रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो आप ऐसे लिख सकते हो T2 cos 37 माइनस T1। इक्विलिब्रियम है, दैट मींस नेट फोर्स तो x एक्सिस के लॉन्ग जीरो होगी। x एक्सिस के लॉन्ग दो फोर्सेस हैं, एक T2 cos 37, एक T1, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप लिख सकते हैं T2 cos 37 माइनस T1 इज। सो आप यहां से लिख सकते हो कि T2 cos 37 इज इक्वल टू T। सॉरी सर, आपने x एक्सिस पे fx इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज जीरो। x एक्सिस के लॉन्ग इक्विलिब्रियम में मींस नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस इज जीरो। y एक्सिस के लॉन्ग इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस। So net force along y axis is not 0। वो भी जीरो होगी, अभी उसको भी हम लेंगे। y के लॉन्ग भी जीरो, x के लॉन्ग भी जीरो, y के लॉन्ग भी जीरो। सो x के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो, दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक T2 cos 37, एक T1, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था, तो मैंने दोनों को सबट्रैक्ट करके जीरो लिख दिया। सो T2 cos 37 T1 के इक्वल है। और ये वाली टेंशन कौन सी है स्ट्रिंग में? T3 है ना, तो ये T3 निकल कर आएगी। सर आपने ये कैसे करा T2 cos 37 minus T1 equal to 0? देखो समझ, इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? T2 cos 37 और T1 का सेम है, ऑपोजिट है? नहीं सर, डिफरेंट है। ऑपोजिट है ना? ऑपोजिट है, यस। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है फोर्सेस में तो उन्हें सबट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? नेट फोर्स जीरो होगी, तो उन्हें सबट्रैक्ट करने की, ये लिखा है ना मैंने, fx इज जीरो। यस सर। ये fx आ गया सबट्रैक्ट करके, इक्वल होना चाहिए जीरो के। यस सर। तो मैं राइट में ले गया, T2 cos 37 is T। That is equation number 2, this is equation number 1। समक्ष, मुझे y एक्सिस के लॉन्ग बताओ कितनी फोर्सेस दिख रही हैं? सर y एक्सिस के लॉन्ग सर एक फोर्स, एक ही दिख रही है, और से देखो। अच्छा सर दो है ना। देखो y एक्सिस के लॉन्ग इक्विलिब्रियम है, दैट मींस y एक्सिस के लॉन्ग भी नेट फोर्स जीरो होगी। अब ये दो फोर्सेस है समक्ष, इनका डायरेक्शन कैसा है? सेम या ऑपोजिट? सर ऑपोजिट। तो ये ऐड होंगी सबट्रैक्ट होंगी? सर सब्ट्रैक्ट।
और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए? सर 0 क्यों? सर नेट फोर्स 0 हाँ, तो ये आ गया -T3 0, T2 sin 37 is T3। अच्छा, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। मैंने कई बार लिखवाई है, फिर याद रखो। cos 37 होता है 4/5। सर आपने -T3 क्यों करा? sin 37 होता है 3/5, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में ना ये दोनों। ओके सर। सब्ट्रैक्ट होगा, नेट 0 राइट में ले गया T3, सो इट्स 3/5 which is equal to T3। अब आप एक काम करिए, T3 हम 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 को आप 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप 1 को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो T2 into 3/5 is T3 which is 300। so T2 is 500। T2 is 500। अब इसी तरह से देखो T2 आ गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। T2 और T3 मिल गया। इस T2 की वैल्यू को आप इसमें 2 में रख दो, 4 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए T2 T1 कितना है। अब देखिए, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर को 2 में रख दो। जब आप 4 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट T2। T2 is 500 cos 37 is 4/5 is equal to T1। ये T2 की वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 5 से 500 कैंसिल हुआ, इट्स 100। सो T1 आ गया, T1 is 400। सो ये T1 फोर्स एक्ट कर रही है विच इज 400। यहाँ तक बताइए, इतना क्लियर है? युवराज, कैस्पल? यस सर। मैत्री, क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो नेक्स्ट देखिए, एक और प्रॉब्लम देते हैं इसी तरह की। 3 फोर्सेस, मैं नंबर ऑफ फोर्सेस नहीं बढ़ा रहा, 3 फोर्सेस की ही प्रॉब्लम दे रहा हूं। नेक्स्ट जी अब्दुल्ला, आपको आना। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। कैलकुलेट force F and tension in string if mass of 5 kg is in equilibrium। मैत्री, इमेजिनरी लाइन सिर्फ इसलिए ताकि मैं एंगल शो कर पाऊँ ना, बिना 2 लाइंस के तो मैं एंगल शो कर ही नहीं सकता। तो ये कुछ ऐसा है, पहले मास यहाँ था, फिर मैं इसे 30 डिग्री पर ले गया, एक लाइन से एंगल नहीं शो होगा। चलिए करिए। चलिए चेक करते हैं। सो ये जो 5 kg वाला है, इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा। वेट मैंने बताया था, वेट होता है mg। सो यहाँ वेट हो जाएगा 5g। ये 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। आप इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ऊपर होगा t cos 30 और लेफ्ट में समक्ष, लेफ्ट में कितना जाएगा कंपोनेंट समक्ष? यस सर। कंपोनेंट कितना होगा इस डायरेक्शन में? सर एक सेकंड।
अभी बताया था मैंने, एक The डायरेक्शन, cos अरे कॉस तो हो गया, सर साइन 30 sir direction जिस डायरेक्शन के साथ this एंगल direction. वहां कॉस, परपेंडिकुलर में साइन। Yes sir. अब ये बताओ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मास, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 5 kg मास, अब इस 5 kg मास के इक्विलिब्रियम के लिए पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लेता हूँ, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। समझ जरा चेक करो यार, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, So along x-axis. नंबर ऑफ Sir, फोर्स, one force. वन फोर्स। सर 2 फोर्स The two force from both the directions. When I'm saying x axis, that means positive x as well as negative x. Yes. So a force F and a force T sin theta. So ये add होंगी समझ, subtract हो जाएंगी? Sir, subtract because different direction, opposite direction. F next आगे step बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। Sir, t sin theta minus f is equal to 0. F sin yes, sir, f minus t sin theta is equal to 0. F कितना हो गया? T sin. T sin, that's first equation, right? Y axis के along बताओ मुझे आयुष, Y axis के along कितनी forces हैं? सर 2 2 net force is 0 along Y axis. यस सर। क्या क्या forces हैं? सर एक सर ये टाइन, सॉरी सर एक मिनट, Tension है ना, टेंशन यस सर। और सर एक एफ, अरे Y के along, सर डब्ल्यू, हाँ W कितना है, weight कितना है? 5 kg, 5 kg 5 weight, ग्राम सर लिखा हुआ है। 5 kg तो मास है, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वेट होता है ना mg, ओके सर, ओके सर। 5g हो गया। इक्वल्स टू 0 हाँ, तो t cos 30 is 5g। 5 आयुष g की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ g सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस ओके सर। और इसे आप लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये, 10 रख देते हैं समक्ष। cos 30 कितना हो गया, cos 30 is √3/2 minus 5 into 10 is equal to 0. So it's t √3/2 is equal to 50. So ये t आ गया 100 divided by √3. So ये टेंशन है 100 by √3. सर ये आप इसका हाँ। निकाल 30 cos 30 minus 5g का। हाँ, ये दोबारा समझ, ये कहाँ से आया? सर ये माइनस सर क्या है? समझ तुम बहुत हल्के बोलते हो, थोड़ा सा तेज बोलो, थोड़ा लाउड बोलो। सर माइनस सर क्या आया? माइनस कैसे आया? सर बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन था। हाँ, ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, t cos 30 minus 5g। सो cos तो वही 30, डाले ना आप? हाँ वहीं से निकालिए, t निकालिए 100 by √3। ये हो ना, t cos 30 minus 5g is 0, t cos 30 5g आ गया। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो 9.8 होता है, इसे आप लिख सकते हो 10। तो ये इसकी जगह मैंने यहाँ पर इस g की जगह 10 रख दिया, ये राइट में चला गया 50, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 100 बाय। समझ हुआ ये? आपने किससे मल्टीप्लाई करा सर उसे? यहाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया और √3 से यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दिया। तो रूट 0 नहीं है? √3 दूसरा सर इक्वल टू दोबारा समझ, व्हाट? समझ एक बार और बताओ, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। नहीं सर समझ में आ गया सर। अब इस 2 को 1 में रख देते हैं। सो 2 को जो 1 में रखोगे, सो f is t which is simply 100 by √3, sin 30 is half, तो ये कैंसिल हो गया, 50 आ गया,
सो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया 50 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन। सो यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट फोर्स इज 50 बाय √3 न्यूटन। सर हाँ सर मैंने किलोग्राम फोर्स में दिया है सर 24। यश हम सब कुछ ना एसआई यूनिट में लेते हैं, तो केजी वेट पे मत लो। मैं डिस्कस करूंगा केजी वेट, ग्राम वेट, न्यूटन में क्या रिलेशन है, लेकिन अभी सब कुछ न्यूटन में, केजी वेट। सो ये इक्विलिब्रियम था। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, x के अलोंग भी नेट फोर्स 0, y के अलोंग भी नेट फोर्स 0। नेक्स्ट देखिए, ये मैं क्वेश्चन ड्रॉ करूं, इसे सॉल्व तो मैं ही करूंगा, साथ में करेंगे। So determine tension in each part of string. स्ट्रिंग के हर पार्ट में टेंशन चाहिए। कई स्ट्रिंग्स हैं, कई टेंशंस होंगी हैं, और ये स्ट्रिंग नहीं है डायरेक्टली 100 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है। चलिए इसे साथ में करते हैं, थोड़ा सा तेजी से इसको खत्म करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर देखिए फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है। स्ट्रिंग ए है तो यहाँ एक टेंशन एक्ट कर रही होगी विच इज टी ए यहाँ, और इसको मैं टी ए ना कहकर T1 कह देता हूँ। हर स्ट्रिंग में अलग टेंशन एक्ट करेगी, डायरेक्शन अवे होगा। सो देखो यहाँ पर जो टेंशन एक्ट करेगी दिस इज T2, ये जो टेंशन एक्ट करेगी दिस इज T3। फिर इसी तरह से ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितनी टेंशन एक्ट करेंगी, एक इस स्ट्रिंग से T3 एक्ट कर रही होगी, एक यहाँ से T4 एक्ट कर रही होगी। सुधांशु अब तक टेंशन का डायरेक्शन डिसाइड करना आ गया? ये तो डायरेक्टली मास कनेक्टेड है 300 न्यूटन। सुधांशु अब तक डायरेक्शन तो डिसाइड करना आ गया होगा, जिस पॉइंट पर भी जाइए उससे दूर चले जाओ, ये डायरेक्शन ऑफ टेंशन। अब सारी फोर्सेस के बाद नेक्स्ट हमारा काम हो जाता है उन्हें रिजॉल्व करना। हर पॉइंट का एफबीडी बना लो। इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं दिया इसने, इस पॉइंट को कुछ कह देते हैं, इसे मैं पॉइंट पी कह देता हूँ और इसे कुछ पॉइंट क्यू कह देता हूँ। सुधांशु जस्ट मुझे ये बता दो पी पॉइंट पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? नंबर ऑफ 3। हाँ यार ये आवाज आके कहाँ चली जाती है? एफबीडी ऑफ पी। पी पर सुधांशु क्या बताया कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? 3 फोर्सेस काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तीनों फोर्सेस मैं अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। एक यहाँ गई, एक ये चली गई, और एक फोर्स यहाँ गई, और तीसरी फोर्स नीचे आ गई। और मुझे वर्टिकल के साथ एंगल चाहिए, तो ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ये डॉटेड लाइन गई, ये डॉटेड लाइन। सो यहाँ ये टेंशन एक्ट कर रही है T1, ये टेंशन एक्ट कर रही है T2, ये 100 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, दिस इज 30 डिग्री। T2 यहाँ जो कंपोनेंट होगा ये होगा T2 cos 30, सर इसकी T3 नहीं लेंगे फोर्स में हम? T2 sin 30। कहाँ लेंगे हर्षित? सर ये अच्छा, पॉइंट अरे हाँ एक और भी तो है। यस 4 हो गए ना? हाँ हाँ 4 हो गए, सही कह रहा है हर्षित, बिल्कुल सही कह रहा है। ये रहा, ये भी तो जा रहा है T3। भाई ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, मतलब स्कूल एग्जाम्स में यूजुअली नहीं आता है ऐसा। जिससे पहले मैंने कराए थे वैसे आपको स्कूल्स में दिखते हैं, एंट्रेंसेस में ये सब चीजें काम आ जाती हैं। स्कूल एग्जाम्स में आने के इसके चांसेस थोड़े से कम है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ इतना ज्यादा इन्वॉल्व प्रॉब्लम, बट एंट्रेंसेस के लिए कॉमन चीज है। ये आ गया। ऐसे ही ये T3 आ गया। T3 के कंपोनेंट्स ले सकते हैं आप।
मेत्री क्या पूछ रही है कि 200 वाला स्ट्रिंग नहीं है। नहीं मेत्री, यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है, बस ये वेट कनेक्टेड है, उस वेट को दिखा रहा हूँ 200। सो T3 के कंपोनेंट्स ले लो। समक्ष जल्दी बता दे यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा। समक्ष T3 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन। यस सर। कंपोनेंट कितना होगा? सर ये आपने दूसरा कंपोनेंट मतलब T3 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन। अभी सिखाया था कॉस और साइन। यस सर। सर एक सेकंड सर, साइन सर कॉस, बिकॉज़ एंगल गिवन है वहां, कॉस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिकॉज़ डायरेक्शन गिवन है। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? T2 sin 30, T3 sin 37 और T1। ये दोनों बताओ समक्ष, ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा है? सेम है या ऑपोजिट है? सॉरी सर, इसका T3 का सर एक्स डिफरेंट एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनका डायरेक्शन कैसा है? सर, डिफरेंट है। सब कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक्स एक्सिस के अलोंग? 2 सर। 2। एक बार और देखो, सर 3 और देखो, सर। एक सेकंड और बड़ी है। अब देखना शुरू किया तुमने। सर 4। अच्छा, कंपोनेंट्स नहीं है भाई मैत्री। ये T3 है, ये एंगल 37 डिग्री, तो एक डायरेक्शन में कॉस होगा, दूसरे में साइन होगा। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं ना एक्स और वाई के लॉन्ग। T3 ना एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग, इसीलिए कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन होता है वहां कॉस होता है, परपेंडिकुलर में साइन होता है। हाँ समक्ष। सो 3 फोर्सेस है, T2 sin 30, T3 sin 37 और T1। 3 है ना, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, T2 sin 30 और T3 sin 37। तो इन्हें तो आप ऐड कर दो। हाँ सुधांशु, सब इक्विलिब्रियम में। सारी प्रॉब्लम्स अभी मैं जो दे रहा हूँ सब इक्विलिब्रियम। ये दोनों ऐड होंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। बट T1 कहाँ एक्ट कर रहा है? ऑपोजिट। तो ये माइनस T1 इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा T2 sin 30 is half, T3 sin 37 degree is 3/5, minus T1 is equal to 0। इक्वेशन नंबर 1। डाउट्स बताओ भाई, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 तक किसी का कोई डाउट है? अप टू इक्वेशन नंबर 1 कोई डाउट किसी का? अब इसी तरह से y एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं इक्विलिब्रियम, सर आपने T3 क्यों लिया? 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है ना, देखो यहीं पर 3 स्ट्रिंग है तो 3 फोर्सेस है। P पॉइंट है, एक स्ट्रिंग ये कनेक्टेड है तो T1, दूसरी स्ट्रिंग ये T2, तीसरी स्ट्रिंग T3। तो जब मैं FBD बनाऊंगा तो जो तीनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो तीनों फोर्सेस कंसीडर करनी होंगी। सो यहाँ T1 भी एक्ट कर रहा है, T2 भी एक्ट कर रहा है, T3 भी एक्ट कर रहा है। y एक्सिस के साथ एंगल 37 डिग्री, तो y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट इज T3 cos 37, T3 sin 37। ऐसे ही T2 cos 30, T2 sin 30। एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखो 3 फोर्सेस है ना, T2 sin 30, T3 sin 37 और T1। T2 sin 30 और T3 sin 37 आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो मैंने ऐड कर दिया। यस T1 इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3 फोर्सेस आ रही हैं, इसीलिए T3। y के लॉन्ग कौन सा है? x और y दोनों एक्सिस में आएगा। पहले x के लॉन्ग फिर y के लॉन्ग, हमेशा दोनों। भाई इक्विलिब्रियम है अगर बॉडी का तो x के लॉन्ग भी इक्विलिब्रियम होगा, y के लॉन्ग भी होगा। अब y के लॉन्ग मुझे कौन बताएगा? अब्दुल हन्नान बताओ जरा मुझे, y के लॉन्ग कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? अब्दुल्ला तुम्हारे पास भी आता हूँ भी। अब्दुल हन्नान, y के लॉन्ग कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? 2 दो, 2 हैं। देखा, देखो एक तो ये है, दूसरी 100 न्यूटन, तीसरी T3 cos 37, तो 2 कैसे हो गए? 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। हाँ भाई अब्दुल हन्नान, अब बताओ इनमें से कौन कौन सी ऐड होंगी और कौन सी सब्ट्रैक्ट होंगी? सर 100 न्यूटन और T3 cos 37 ऐड होगी और फिर T2 cos 30 सब्ट्रैक्ट होगी। हाँ तो ऐसे लिख दूं T2 cos 30,
माइनस T3 cos 37, और ये भी नीचे एक्ट कर रहा है, इसे भी -100 इक्वल टू 0 लिख देते। सो ये आ गया T2 cos 30 माइनस T3 cos 37 इज इक्वल टू 100। दैट इज इक्वेशन नंबर। इतना लिखो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, फिर उसके बाद हम क्यू पॉइंट का इक्विलिब्रियम, डी ये क्यू पॉइंट प्लस होगा। कौन सा मेथ्री प्लस होगा? तो जो अपने लास्ट में लिखा है वो y एक्सिस के अलोंग। हाँ देखो, y एक्सिस के अलोंग बचे तीन फोर्सेस है ना, T2 cos 30, ये 100 और T3 cos 37, इससे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। तो अगर इसे मैंने पॉजिटिव ले लिया तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो देखो ये दोनों तो ऐड हो गए ना, इससे तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे में तो ऐड हो रहे हैं। और अब्दुल्ला जैसे तुम लिख रहे हो वो भी सही है, मतलब तुम नीचे वाले को ऐड कर कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों चीजें सेम है। तुम अपनी इक्वेशन में राइट में लेकर आओ 100 वाले को, 100 वाले को वहीं छोड़ दो, T3 और T2 वाला राइट में ले आओ, सेम इक्वेशन हो जाएगी, सेम थिंग। अच्छा अब ये युवराज मुझे क्यू पॉइंट पे बताओ कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं युवराज? नंबर ऑफ फोर्सेस जो पॉइंट क्यू पर एक्ट कर रही है, क्यू पॉइंट पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? सर पी पे क्यू क्यू एफबीडी बनाने ना क्यू का। सर 3 कौन कौन सी फोर्सेस? सर एक तो ये 200 न्यूटन वाली होगी जो टेंशन है दो साइड से, दो टेंशन हो गई और एक 200 न्यूटन की फोर्स। हाँ दिस इज T3, दिस इज T4, दिस इज 200 न्यूटन। डी यार, इसने सुधांशु पॉइंट का नाम डी दिया हुआ था, मुझे दिखा नहीं तो मैंने क्यू और नाम ले लिया। पॉइंट का नाम जिसको मैंने क्यू लिया उसको डी दिया हुआ था, मैंने क्यू ले लिया फिर। अच्छा अब ये मुझे कौन बताएगा, ये एक वर्टिकल और ले लेते हैं। मेत्री बताओगी एंगल कितना होगा? मेत्री मेत्री एंगल कितना होगा? हाँ अब्दुल्ला भाई, ये 37 तो ये भी 37 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस अनुभव 37, तो ये एंगल भी 37 डिग्री हो। आप T3 के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, T3 का कंपोनेंट हो जाएगा T3 cos 37 T3 sin 37। और देखो ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसे भी आप लिख सकते हैं दिस इज 45। तो T4 के जब कंपोनेंट्स लोगे ना, T4 का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा विच इज T4 cos 45, एक कंपोनेंट राइट में जाएगा विच इज T4 sin 45, cos 45 और sin 45। अच्छा अब देखो x एक्सिस के लॉन्ग, अब किसका नंबर है ये? तिशा मुझे बताना शुरू करो बच्चे, x के लॉन्ग कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? दो फोर्सेस है ना, एक T4 sin 45, एक T3 sin 37, बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। T4 sin 45 माइनस T3 sin 37 इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे लिख सकते हो T4 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू T3 sin 37 डिग्री। So T4 sin 45 is T3 sin 37.
सो इसे भी कुछ रख देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं sin 45 और sin 37 की। sin 45 1/√2 1/√2 और sin 37 है 3/5। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 देखो। अंश मुझे बताओ जरा y एक्सिस के लॉन्ग कितनी फोर्सेस है यहाँ? तो 4 4 4 जरा बताना मुझे कौन कौन सी 4 है अंश? नहीं सर 3 हाँ, एक ये रहा और तीसरी। हाँ जी और एक 2 यस। so this is t4 cos 45 प्लस ये भी अपवर्ड से ऐड हो जाएगा t3 cos 37 minus 200 is that is equation number 4. So you have 4 equations and 4 variables. अब इन्हें सॉल्व करना शुरू करना है। 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल्स, इतना लिख लो। हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल राइट में कर सकते हैं। तो 4 इक्वेशंस हैं जैसे आप सॉल्व करें। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सॉल्व 1 2 3 एंड 4, सॉल्व 1 2 3 एंड 4 and get the value of t1, t2, t3, t4। 1 2 3 4 सॉल्व करना है और t1 t2 t3 और t4 की वैल्यूज हैं। सर मेरे T3 और T4 आए हैं मेरे पास। मैच कर रहा है? सर आंसर बताइए। चैट रूम में देखो 1000/7 और 3000√2/35। चलो इसे फिर मैं रब कर रहा हूँ। यस सर T3 और T4 तो मेरे सेम आ रहे हैं। चलो फिर ठीक है, ये लिख लो यार, ये आंसर्स होंगे, एक बार सॉल्व करना सारी इक्वेशंस। सो दैट वाज अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व होंगी। एनसीईआरटी में और आपके स्कूल एग्जाम्स में जो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स कराई थी वैसा कुछ आता है। जो थर्ड कराया था उतना इन्वॉल्व आपको एंट्रेंसेस में जरूरत पड़ी। थर्ड देखिए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सीखना है आपको। देखो अब तक हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है दैट मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है दैट मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। बॉडी पर नेट फोर्स 0 दैट मींस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस एक्सेलरेशन इज 0। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, नेट फोर्स नहीं है 0, भाई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर कुछ नेट फोर्स काम कर जाती है, तो नेट फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो आपसे कहता है टू कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन, वो आपसे कहेगा ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। तो अगर एक ब्लॉक है उस पर आप कुछ नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा। वो आपसे कहता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए ब्लॉक। सो उस एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सो अगर नेट फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। अब जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपसे वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाएगा। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन है दैट इज एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी सिस्टम के लिए आप ये इक्वेशन लिख दो, इसे कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन को आप एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग आप लिख सकते हैं नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। जब इसी इक्वेशन को आप y एक्सिस के अलोंग लिखोगे तो आप लिखोगे नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली आप z एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं, तो नेट फोर्स अलोंग z एक्सिस is mass into acceleration along z axis. तो z axis के along जो net force होगी that's mass of body multiplied by the acceleration along z axis। लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो आपने y एक्सिस नीचे f net ma y लिखा है। हाँ f net ma y।
तो जब भी नेट फोर्स एक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम। इतना लिख लो। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आए। तो वो f square f z F net x is max, y axis के along F naught y is may, और z axis के along net force z is maz, acceleration along z axis। नहीं गौरव, अगर नेट फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं आएगी, इसीलिए एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है मित्र, इसे रब कर दूं मैं, ये वाला पोर्शन। आयुष, दिशा, अनुभव, युवराज, यश। यस सर, यस सर। यस सर। अब देखिए इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे हैं। जैसे एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखो, ये आपको एक प्लेन गिवन है, उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया। इट्स मास इज 5 kg। इस ब्लॉक पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, 2 ब्लॉक लेते हैं, एक से तो क्या ही होगा। एक ये ब्लॉक और ले लिया। इस ब्लॉक का कुछ मास है, इसका मास मान लीजिए आप ये 10 kg का ब्लॉक। और इस पूरे सिस्टम के ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई की हुई है। फोर्स इज 15। कुछ नहीं सुधांशु, उसके बाद यही है, यही क्वेश्चन लिखा है। हाँ, दे आर कनेक्टेड। सो कैलकुलेट, पहला acceleration of system, second part normal reaction on each mass, हर मास पर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो देखो फर्स्ट पार्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, सो एक्सेलरेशन हमेशा सिंपल ऐसे लिखा करो, नेट फोर्स divided by total mass. Yes, Casper. So net force is 15, total mass is 5 plus 10. So acceleration is 15 by 15 gets cancelled out. So this is 1 meter per second square. So first part is trivial, huh? Net force by total mass. Second देखिए, अब आपको काउंट करना है कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अनुभव मुझे बताओगे 5 kg वाले पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ओवर दिस मास ऑफ 5 kg? सर 2। यश, मुझे नंबर ऑफ फोर्सेस बताओगे कितनी एक्ट कर रही हैं 5 kg पर? यश 2 इज रॉन्ग। कितनी है यश? 3 इज रॉन्ग। 3 सर। रॉन्ग। मानस, नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन 5 kg? सर 4 है। 4 राइट। देखो 5 kg पर एक तो डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा 5g, एक ये फोर्स एक्ट कर रही है 15 न्यूटन। अब जहां भी कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जहां भी सरफेसेस में कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जरा कॉन्टैक्ट्स काउंट करो, कितने कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, और सरफेस में एक कॉन्टैक्ट यहाँ हो रहा है, ये ब्लॉक है और इस सरफेस, इसमें एक कॉन्टैक्ट ही हो रहा है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन इन ब्लॉक और सरफेस में एक कॉन्टैक्ट हुआ, नॉर्मल रिएक्शन इज इन। इसी तरह से ये वाला ब्लॉक और ये ब्लॉक, यहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है,
तो ये ब्लॉक इसके ऊपर 10 kg वाला ब्लॉक 5 kg वाले ब्लॉक पर भी एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा, दैट इज इनटू। तो 5 kg पर ये 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 15 न्यूटन की फोर्स, वेट विच इज 5g, नॉर्मली एक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी। तो देखो n2 कहाँ एक्ट कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स 5 kg। यहाँ भी एक और सरफेस से कांटेक्ट हुआ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स 5 kg, दैट्स इनटू। तो 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर 5 kg। तो अगर मैं 5 kg वाले का FBD बना दूं, सर रिएक्शन का क्या? अभी आएंगे रिएक्शन पर भी, अभी आएंगे रिएक्शंस पर। तो जब 5 kg का जब हम FBD बनाएंगे तो 5 kg पर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है विच इज 5g, एक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही है विच इज n1, एक राइटवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रही है दिस वन विच इज 15 न्यूटन F, एक फोर्स लेफ्टवर्ड्स एक्ट कर रही है विच इज n2। ये 4 फोर्सेस हैं, n1, n2, 15 न्यूटन और 5g, ये 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन। FBD में कोई प्रॉब्लम है? इक्विलिब्रियम नहीं है, 5 kg का ब्लॉक मूव कर रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन। सर एक बार आप बता दो कि हाँ diagram- क्या क्या समझ दोबारा? सर N2 क्या है? अच्छा, नॉर्मली एक्शन देखो, कहीं भी अगर कांटेक्ट हो जाए ना, एक सरफेस है उसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया, मान लो मैंने हाथ के ऊपर अगर ये मोबाइल फोन उठा कर रख दिया, तो ये मेरा हाथ इस मोबाइल फोन पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, जो नॉर्मली एक्शन मेरे हाथ के परपेंडिकुलर होगा एंड इट्स टुवर्ड्स द मोबाइल फोन, सो इट्स एक्टिंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। नॉर्मली एक्शन हमेशा इट्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है नॉर्मली एक्शन। जहां भी कांटेक्ट हो जाए, ऐसे कांटेक्ट हो जाए, ऐसे हो गया, तो मेरे हाथ से फिर से नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा, बट अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्स एक्सिस आएगा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट। तो जहां भी कांटेक्ट आ जाए वहां नॉर्मली एक्शन। सो देखो नॉर्मली एक्शन जिसको प्रॉब्लम है सुधांशु, देखो इधर कितने कांटेक्ट हैं, 5 kg वाला ब्लॉक और ये सरफेस, एक कांटेक्ट, 5 kg वाला ब्लॉक और 10 kg वाला ब्लॉक, सेकंड कांटेक्ट। सो यू हैव 2 कॉन्टैक्ट्स एंड 2 नॉर्मली एक्शन। एक नॉर्मली एक्शन इस सरफेस की वजह से हमेशा एक्ट करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी, m बन गया। एक नॉर्मली एक्शन इस 10 kg की वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स 5 kg, ये इनटू। समक्ष आया ना? यस सर। अच्छा समक्ष, अब ये बताओ अगर ये आया समझ में, तो 10 kg पर बताओ मुझे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन 10 kg, जस्ट लिस्ट करना सर ओनली वन। हाँ ओनली वन सर। ओनली वन सर। ना ना ना, पहले मुझे बताते जाओ क्या क्या फोर्सेस है। सबसे पहली फोर्स बताओ कौन सी दिख रही है तुम्हें जो फोर्स एक्ट करेगी? 15 न्यूटन। वेट एक्ट करेगा ना? यस सर। 10 g लिखेंगे, वेट होता है mg, तो वेट हो गया 10 g। अब समझ ये काउंट करो, इस 10 g के कितनी जगह कांटेक्ट हो रहा है, कितनी जगह ये कांटेक्ट में आ रहा है सरफेसेस के साथ? सर दो बार। 2 बार आ रहा है। एक यहाँ आ रहा होगा ग्राउंड के साथ, यस सर। तो ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा, अपवर्ड जाएगा नॉर्मली एक्शन, इसका नाम हो जाएगा दिस इज n3, राइट? ये n3। अच्छा और कहाँ और कोई कांटेक्ट है अभी? नो सर। बस एक ही कांटेक्ट है। सर 10 kg और 5 kg ना ग्राउंड। ये भी कांटेक्ट है, तो 5 kg वाला भी नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर्स, जो फोर्स 10 kg 5 kg पे लगा रहा है वही फोर्स 5 kg 10 kg पर अप्लाई करेगा, तो इसका भी नाम क्या होगा? इनटू। अच्छा, तो यहाँ से हम 10 kg का भी FBD बना सकते हैं। तो 10 kg पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है विच इज n3, एक फोर्स है विच इज n2 और एक फोर्स है 10। चलो पहले इक्वेशंस लिखते हैं 5 kg वाले ब्लॉक की।
सर व्हाट अबाउट दिस 15 न्यूटन? What about the तो जो 15 Newton? 15 Newton is acting only over 5 kg, not on 10 kg. While making FBDs, we consider only forces which are acting directly on the body. This सर 15 कैसे Newton, डायरेक्टली बात ना करें, मतलब इनडायरेक्टली तो एक्ट कर ही दिए ना सर. the indirect effect of 15 over 10 is through this N2. Once you are Okay. counting this N2, तो 15 लोगे तो 2 बार effect count करते हो. ओके ओके सर. तो मुझे इक्वेशन लिखनी है. अब इस इक्वेशन में x एक्सिस के अलोंग पहले लिखते हैं. अंश बताएगा मुझे. अंश, इस प्रॉब्लम में x के अलोंग कितनी फोर्सेस काम कर रही? अंश सर 3. 3 काउंट करें. अंश काउंट नहीं करता. x के अलोंग काउंट करना 3, 1, 2. तीसरी क्या है? सर मेरे को लगा आप उसमें पूछो तो 10 भी कर रही है ना अपने. अच्छा, 5 kg में 2 फोर्सेस है, एक 15 और x के अलोंग तो 2 ही है ना, 15 और N2. डायरेक्शन कैसा है? अंश सेम है, ऑपोजिट है? सर हाँ, सेम है सर. 15 और N2 का डायरेक्शन कैसा है? सेम ही है. नहीं सर ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब अलग साइड. ये सब्ट्रैक्ट करना है. सर सब्ट्रैक्ट. अंशिका मुझे इक्वेशन बताना बच्चे, क्या इक्वेशन होगी x एक्सिस के अलोंग? So 15 minus N2 is equal to 0. 0 नहीं है. अच्छा, so 5 ml लिखते हैं ना, 5 into 5 into G. नहीं सर. अब एक चीज और याद रखो. देखो, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा वो डायरेक्शन, वो वाली फोर्स पॉजिटिव होगी. मोशन राइट में हो रहा है तो 15 वाला पॉजिटिव लोगे N2 वाले में. तो इसको कहीं पर ये नोट डाल के लिख लो. इन इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव. मोशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट करेगी उसे पॉजिटिव लेंगे. 15 न्यूटन मोशन के डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो 15 इज पॉजिटिव, N2 इज नेगेटिव. सो इट्स 15 माइनस N2 इज 5 into A. कितना है? A इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वैसे पॉजिटिव की लेके डायरेक्ट इसको अगर जी? नेगेटिव हो जाएगा. दोबारा बताओ अर्षित. तो मैं कह रहा हूँ अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो क्या गलत आ जाएगा? हाँ, गलत आ जाएगा. बिल्कुल गलत. आप सब्ट्रैक्ट कर. तो सिर्फ साइन गलत आएगा या फिर मैग्नीट्यूड भी गलत आएगा? मैग्नीट्यूड भी गलत आ जाएगा. सो यहाँ से N2 आ गया. N2 इज 10 न्यूटन. करके देखना, सब गड़बड़ हो जाएगा. N2 इज 10. अब इस यहाँ से तो शायद N2 तुम्हारा माइनस में ही फर्क पड़े, लेकिन इस N2 को कहीं और यूज करोगे तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा. इतना लिख लो, फिर 10 kg का FBD बनाते हैं और इक्वेशन लिखते हैं. जल्दी जल्दी लिखो. सर फ्रिक्शन है. हाँ, दोबारा. सर फ्रिक्शन नहीं, अभी तो रफ सरफेस नहीं है. अभी सब स्मूथ सरफेस है. पहले स्मूथ सीखेंगे फिर रफ सीखेंगे. 4 कहाँ है? 3 ही तो है. एक N2, एक 10G और एक N3. चौथी कौन सी है? 15 ले रही हो. 15 न्यूटन तो 10 पर एक्ट ही नहीं कर रही. 15 तो 5 पर एक्ट कर रही है. तो 15 को 10 में क्यों काउंट करो? तो लेकिन वो भी तो कनेक्टेड है ना 5 kg 10 kg से. 3 का इफेक्ट 10 तक N2 के थ्रू पहुंच रहा है. जब आपने N2 काउंट कर लिया, दैट मींस 15 का इफेक्ट काउंट कर लिया. हम सिर्फ वो फोर्सेस लेते हैं व्हिच आर डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द बॉडी. 15 का इफेक्ट देखना चाहती हूँ ना, वो तो N2 के थ्रू, नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू आ जाएगा. अच्छा यार, आज ये प्रॉब्लम मुझे यहीं छोड़नी होगी. कल कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास है. आज यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे. चलो ओके, आ जाइए.